दोस्तों जय हिंद। मैं हूं रवि शुक्ला और आप मेरे साथ देख रहे हैं द न्यू भारत। और द न्यू भारत की तरफ से हम उम्मीद करते हैं आप जहां भी हैं स्वस्थ हैं, मस्त हैं और व्यस्त हैं। आज शनिवार का दिन और शनिवार की शाम ठीक 8:30 बजे लेकर के हम आते हैं टीएनबी किताब शनिवार की प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव के साथ, जहां प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव जी बैठते हैं और बातचीत करते हैं किसी एक चयनित किताब पर। और हमने कविता संग्रह से दूर होकर एक चरण आगे बढ़कर शुरुआत की है साहित्य, उपन्यास, आत्मकथा और कहानियों की ओर। और आज प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव जी किस किताब के साथ, किस नई साहित्यिक विधा के साथ आपके बीच हैं, आइए जोड़ते हैं प्रोफेसर जितेंद्र जी को। सर, द न्यू भारत के इस खास कार्यक्रम में स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी। बहुत शुक्रिया सर। और आज डॉक्टर प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव जी के माध्यम से हम जानेंगे देश की एक ऐसी दलित लेखिका जो कि कौशल पवार के नाम से जानी जाती हैं, जिनका अपना साहित्य के भीतर बेशकीमती योगदान है, जो कि वर्तमान में इग्नू में प्रोफेसर हैं और मानविकी विद्यापीठ की डायरेक्टर भी हैं, जो कि संस्कृत हिंदी विषय में एमए, बीएड, एमफिल, संस्कृत में पीएचडी संस्कृत में करके साहित्य को, समाज को अपनी सेवाएं दे रही है। धर्मशास्त्रीय शूद्र अवधारणा, संहिताओं में शूद्र, शुद्राहिस्किम, अनुवाद और संपादन, भारतीय संस्कृति में शूद्र एवं नारी, शूद्र स्त्री परतंत्रता और प्रतिरोध प्रकाशित हो चुका है, जिनका ये साहित्यिक सृजनों को देख करके ही आप समझ सकते हैं कि जो विषय सर्वमान्य होने चाहिए, जो विषय हर किसी को समझना चाहिए, जिन विषयों से समाज को जोड़ने की जरूरत है, ऐसे विषयों को लेकर के कौशल पवार जी लेखन कार्य कर रही हैं। और आज उनकी अपनी किताब आत्मकथा पर हम बात करने जा रहे हैं, जिस किताब के शीर्षक के लिए सीधे सीधे हम अब आदरणीय प्रोफेसर जितेंद्र जी को जोड़ेंगे। जितेंद्र सर, आज जिस किताब का जिक्र हम अपने इस कार्यक्रम में करने जा रहे हैं, वह किताब बड़ी महत्वपूर्ण है। जितेंद्र जी ने कार्यक्रम से पूर्व बताया कि यह किताब भी महत्वपूर्ण है और इस किताब की अपनी प्रासंगिकताएं हैं। किताब का नाम है बवंडरों के बीच और कौशल पवार जी से लिखती हैं। सर, आखिरकार इस किताब को चुनने का, इस किताब को आज इस कार्यक्रम का हिस्सा बनाने का क्या वजह है और क्यों महत्वपूर्ण लगती है यह किताब डॉक्टर प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव जी को? सर। बहुत अच्छा प्रश्न है रवि। ये हम लोग कविताओं पे चर्चा करते रहे। आपको याद होगा बहुत पहले हमने कौशल पंवार के कहानी संग्रह की भी चर्चा की थी। यहाँ पर काफी वक्त हो गया उसे, हमने उसकी चर्चा की थी। और कौशल पंवार की कहानियां जब हमने चर्चा की थी तो हमने ये रेखांकित किया था, हम दोनों ने उस पर बातचीत की थी कि किस प्रकार जो भारतीय सामाजिक संरचना है उसमें वंचना के भीतर भी वंचना की के कई स्तर हैं, उनको कैसे रेखांकित करती हैं कौशल अपने अपनी लेखन में। कहानियों में, अपनी कविताओं में। और अब उनकी ये आत्मकथा जो है बवंडरों के बीच, नाम भी बहुत मानीखेज है, बहुत अर्थपूर्ण है। और निश्चित तौर पर आप सोचिए कि जब हम सब जानते हैं, इस सच्चाई से हम सब परिचित हैं, इसलिए इस पर कोई पर्दा नहीं है कि दलित समाज का जीवन कितना मुश्किल रहा है, हम्म। कितनी मुश्किलों का सामना उन्हें करना पड़ता रहा है और कदाचित अब भी करना पड़ता है, जबकि हम सामाजिक विकास में बहुत आगे आ गए हैं। एक हम्म। तरह का बवंडर कह सकते हैं कि उनके चारों तरफ होता ही रहा है। तो और उसमें भी एक दलित स्त्री की क्या स्थिति रही है, और दलित समाज में भी जिनको जो श्रेणीबद्धता है, जो समाज की, उसमें कहीं निचले पायदान पर रखते रहे हैं लोग, उस समाज से निकली एक लेखिका, एक विदुषी अपने हम्म। जीवन के बारे में किस तरह बात करती है, क्या सोचती है, पूरी बेबाक बेबाक ढंग से
ये जानना बहुत जरूरी है। हम सबको जानना चाहिए। शायद ऐसी कृतियों से एक तरह की कैथारसिस होती है, एक तरह का विरेचन होता है। जो लोग मानसिक रूप से, भावात्मक रूप से, वैचारिक रूप से संपन्न नहीं हो पाए हैं, उन्हें ऐसी किताबें संपन्नता देती हैं, उन्हें मजबूत बनाती हैं, और शायद वो नए ढंग से सोच पाते हैं हुँ, समाज के बारे में। और जाति जैसी चीज से शायद धीरे धीरे वे मुक्त होने लगते हैं, और उनको लगने लगता है कि यह एक ऐसी चीज है जिससे भारतीय समाज को मुक्त होना चाहिए। तो इन्हीं कारणों से हुँ, मैंने इस आत्मकथा का चयन किया। और इस किताब को मतलब आप चाहें तो एक सामाजिक दस्तावेज के रूप में भी पढ़ सकते हैं। आवरण पृष्ठ पर कौशल हैं और उनकी माँ हैं और उनके पिता हैं, जिनको वो चाचा कहती थी। किताब में ये दर्ज है कि वो उन्हें चाचा कहती हैं, और उन्होंने यह भी बताया है कि किस प्रकार जो हरियाणा का दलित समाज है, हुँ, जिस समाज से ये आती हैं, वाल्मीकि समाज, हुँ, उस समाज में पिता को पिता या पापा या डैडी कहने की कोई परंपरा नहीं थी। वो लोग चाचा, काका, इसी तरह के संबोधनों से पिता को बुलाया करते थे। तो हुँ, बहुत मार्मिक ढंग से उन्होंने इन चीजों को इसमें रखा है। तो सचमुच बवंडरों के बीच कैसा जीवन होता है, मुश्किलें किन्हें कहते हैं, इन ऐसी किताबों को आप पढ़िए तो कई बार आपको अपनी मुश्किलें आसान लगने लगेंगी। आसान लगती है। आपको लगेगा कि शायद हमने तो उतना संघर्ष, जिसे संघर्ष कह के लोग प्रस्तुत करते हैं, लगेगा वो तो संघर्ष था ही नहीं, एक तरह की सुविधा ही थी वो। हाँ? हुँ, अभाव सिर्फ आर्थिक हो तो हुँ, शायद चीजें समर मतलब हो सकता है कि उसको निकाला जा सके। लेकिन अभाव जब सांस्कृतिक हो, अभाव जब सामाजिक सामाजिक हो, और उसके साथ साथ आर्थिक भी हो, तो संघर्ष बहुत बड़ा हो जाता है। हाँ, बड़ा हो जाता है, एक तरह से असंभव जैसा दिखने लगता है। और उस असंभव से जब कोई आगे निकल कर आता है, एक बड़ा कद और पद हासिल करता है, तो निश्चित तौर पर उसके प्रति मन में सम्मान जगता है। लगता है कि ये है, ये, और लोकतंत्र के प्रति भी आस्था बढ़ती है। हुँ, हुँ, लोकतंत्र हुँ, के प्रति भी आस्था बढ़ती है कि एक लोकतंत्र जो है, राजनीतिक जो लोकतंत्र है, वह भी कैसे स्पेस क्रिएट करता है, कैसे तमाम झंझावातों के बीच भी, बवंडरों के बीच भी एक स्पेस बनाता है। तो ये किताब इस बात का एक तरह से कह कमाल सकते हैं दस्तावेज है, दस्तावेज हुँ। जिस तरह से इस रूप में। आदरणीय प्रोफ़ेसर जितेंद्र श्रीवास्तव जी ने बताया कि यह एक सामाजिक दस्तावेज के रूप में देखा जाए और सांस्कृतिक और सामाजिक जिसने बहुत सारी प्रताड़नाएँ देखी हों, कुछ आर्थिक अड़चनों को जब उसमें शामिल कर दिया जाए, तो उसकी मुश्किलों को आप कितना बड़ा मानें या स्वयं कितना बड़ा मानें और लड़ कर के आप एक कद और पद के रूप में अपने आप को स्थापित करें। और जिस तरह से कौशल जी ने पिछले 1 दशक में भारत के भिन्न महाविद्यालय, विश्वविद्यालयों में व्याख्यान के रूप में विशाखापट्टनम, केरल, हरियाणा, बिहार, पंजाब समेत दर्जनों राज्यों के भीतर अपनी बतौर आमंत्रित वक्ता के तौर पर उपस्थिति दर्ज करवाई है। देश के भिन्न अखबारों के भीतर, भिन्न पत्रिकाओं में लेखन कार्य के साथ उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। सर, क्या बवंडरों के बीच एक जीवन की आपाधापी से निकलकर और समृद्ध जीवन तक की एक ऐसी कहानी है जो हर किसी को प्रेरित कर जीवन के प्रति प्रेरित भी करेगी और जीवन की अपनी समस्याओं को भूल करके लड़ने की सीख भी देगी सर। हाँ, बिल्कुल आपने ठीक कहा। इस सिर्फ देश में नहीं, विश्व के कई विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर कौशल ने व्याख्यान दिए हैं, आमंत्रित व्याख्यान दिए हैं, अपने रिसर्च पेपर प्रस्तुत किए हैं। वो मूल रूप से संस्कृत की अध्येता हैं। अ, एक स्कॉलर के तौर पर अगर देखेंगे तो वो संस्कृत की स्कॉलर हैं। लेखन वो हिंदी में करती हैं।
और जो अभी आप कह रहे थे कि निश्चित तौर पर ये किताब एक प्रेरणा की तरह है। मैं तो आत्मकथाओं को पढ़ता ही इस तरह हूँ। वो किसी की भी आत्मकथा हो, मैं उसको पढ़ता इस तरह हूँ कि अगर वह सिर्फ एक व्यक्ति का जीवन है और उसका कोई सामाजिक, सांस्कृतिक या राजनीतिक उद्देश्य नहीं है, यानी उसमें कहीं कुछ निकल के नहीं आता है, तो उस किताब का कोई बड़ा मतलब नहीं रह जाता है। हम्म, यह किताब जो मैं भी आपसे कह रहा था कि सामाजिक दस्तावेज है, तो इसी अर्थ में मैं कह रहा था कि ये किताब कई अध्यायों में विभाजित है। एक तरह से माँ से शुरू होती है यह पुस्तक, और माँ से शुरू होती है, फिर धीरे 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 अतीत में जाती है। हम्म, माँ को कई ढंग से इसमें याद किया गया है, पिता के प्रति बहुत आदर है, उन्हें डॉक्टर अंबेडकर के समतुल्य बताया है। कौशल ने अपने जीवन के लिए डॉक्टर अंबेडकर के प्रति बहुत आभार है इस पुस्तक में। लेकिन अपने पिता को उन्होंने लिखा है कि वो मेरे बाबा साहेब थे। हुँ, और किस तरह से बड़ा मुश्किल होता है, जो वंचित समाज है वहां पर भी, और उन घरों में भी मैंने देखा है जहां आर्थिक तंगी होती है, वहां किसी बच्चे को उच्च शिक्षा के लिए उसके सपनों को पंख देना बड़ा मुश्किल होता है। कई कई कारण आ जाते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि कौशल के वहां तो ये सारी मुश्किलें रही होंगी, थी ही। ये किताब तो बताती है इस बात को, और हम सब अपने अनुभव से भी जानते हैं कि वंचित समाजों के सामने ये मुश्किलें रही हैं। तो कौशल ने उसमें, पिता ने, माँ ने कैसे किया होगा स्कूल की शिक्षा, फिर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय गईं, वहाँ इन्होंने अपनी पढ़ाई की। बताया है कि कई बार पैर में चप्पल जो है वो उस तरह से, जिसे कहते हैं सुख सुविधा संपन्न होना, वो नहीं था। वस्त्रों का अभाव कैसे जीवन में रहा, वस्त्रों का अभाव कैसे जीवन में रहा, कैसे बहुत, मतलब जिसको कहते हैं कि बहुत कम में रहते हुए बहुत अधिक का स्वप्न मानवीय ढंग से देखना, मनुष्यता को बचाए रखते हुए देखना उसमें शामिल था। ये सब इस किताब में है। बहुत मुश्किल होता होगा, हम सब इसको बात करना शायद आसान है, लेकिन इसे भोगना और जीवन में महसूस करना और उसे लिखना बहुत कठिन होता है। तमाम चीजें हैं। और किस तरह पानी, हम सब जानते हैं, प्रेमचंद की कहानी से परिचित हैं, ठाकुर का कुआं से, तब से लेकर बहुत बाद तक स्थितियां बहुत बदली नहीं। हाल फिलहाल में हम सब लोगों ने राजस्थान की एक घटना अखबारों में उसको पढ़ा सुना कि कैसे एक दलित बच्चे को पानी पी लेने के कारण अध्यापक ने इतना पीट दिया कि उसकी मृत्यु हो गई। तो चीजें, आप सोचें कि ऐसी परिस्थितियों में एक अत्यंत गरीब परिवार की दलित बच्ची ने कितना संघर्ष किया होगा आगे आने के लिए, फिर विश्वविद्यालय पहुंचने के लिए, फिर देश के सबसे प्रतिष्ठित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से पीएचडी करना, फिर स्कूल टीचर होना। पहले स्कूल टीचर हुई वो। इसको आत्मकथा में बहुत अच्छे ढंग से दर्ज किया है उन्होंने, अपनी प्रसन्नता को भी। हाँ, जहाँ खुशियों की उम्मीद न हो, वहां जब खुशियां मिलें तो कैसे आंसू निकलते हैं, कैसे जीवन बदलता है, वो सब इसमें दर्ज है। वो सब इसमें दर्ज है। स्कूल टीचर होना, फिर स्कूल टीचर रहते हुए भी अपने स्वाभिमान से समझौता न करना, हाँ, कोई भय भीतर नहीं पालना, फिर दिल्ली आना, मोतीलाल नेहरू कॉलेज में अध्यापक होना, वहाँ परमानेंट होना। उसके बाद ये किताब वहीं तक है, इसमें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय तक उनके पहुंचने की दास्तान नहीं है। जाहिर है कि वो आगे शायद कभी कुछ लिखेंगी, तो इग्नू में प्रोफेसर के बतौर आने, और फिर एक बहुत, लगभग सबसे बड़े विद्यापीठों में से एक विद्यापीठ के निदेशक हैं वो इस समय। तो ये सब शायद उनके जीवन के आगे का कोई खंड अगर कभी वो लिखेंगी तो उसमें आएगा। लेकिन यह कह सकते हैं आप कि संघर्ष से सफलता, मनोनुकूल सफलता की यात्रा इसमें आपको दिखाई देगी। कदम कदम का संघर्ष दिखाई देगा।
कैसे टेलीविजन नहीं देखने दिया जाना गांव में, कैसे जो बहुत दूर दरवाजे के बाहर बैठकर टेलीविजन देखना, रामायण जैसे सीरियल को देखना, कैसे लोगों के खेत में काम करना, मजदूरी करना, और कई बार अपनी आदतों का भी, जैसे इसमें इन्होंने कहा है कि मैं सुअर का मांस नहीं खाती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि तमाम लोग शायद इसलिए हमें उपेक्षित करते हैं कि हम सुअर का मांस खाते हैं। तो यह हालांकि यह कोई एक वजह नहीं है, हम सब जानते हैं जाति संरचना के यथार्थ को, लेकिन यह सोचना, इस तरह से देखना, और कोई कोई समझौता न करना, ये पता चलता है। देखिए क्या होता है कि किसी को अगर बड़ा करना हो ना, तो उसके जीवन में दृढ़ निश्चय बहुत जरूरी होता है, उसके बिना कुछ नहीं होता है। जो हुँ, बहुत हर जगह मतलब समझौता कर लेगा, वो जीवन में बड़े लक्ष्यों तक नहीं पहुंचता, बड़ी उपलब्धियों तक नहीं पहुंचता, वह लोगों के लिए उदाहरण नहीं बनता। निश्चित तौर पे कौशल सिर्फ अपने गाँव के लिए नहीं, सिर्फ अपने जिले के लिए नहीं, मुझे लगता है कि भारत की तमाम उन लड़कियों के लिए उदाहरण है। दलित समाज के साथ-साथ गैर दलित समाज की लड़कियों के लिए भी उदाहरण है। इस अवधि में मैं आपको बताऊँ कि इस यात्रा में उनका विवाह हो गया। विवाह के बाद पढ़ाई जारी रखते हुए वो स्कूल टीचर बनी, पीएचडी पूरी की। इस बीच उनका भी बेटे का भी जन्म हुआ जेएनयू में पढ़ते हुए, रहते हुए, और उसके बाद फिर वो विश्वविद्यालय में आई, दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेज में आई। तो एक मतलब हौसला अगर हो, दृढ़ निश्चय हो, सपना बड़ा हो, और यह यकीन हो कि मैं इसे पूरा कर लूंगी, तो राह की ठोकरें अंततः हार जाती हैं। राह के पत्थर हुँ। अपने आप परास्त हो जाते हैं, सरेंडर कर देते हैं वो, और सफलता आपके पास होती है। आसान तो नहीं है, लेकिन ये किताब, इसके शीर्षक भी देखें, गांव, परिवार और घर। अपनी सहेलियों के बारे, एक गांव की बहू के बारे में, दहेज प्रथा को लेकर कैसे उसकी हत्या हो गई और कैसे किसी ने आवाज नहीं उठाई। अपनी एक सहेली पर एक अध्याय लिखा है, ऋतु, जिसकी हत्या कर दी गई, और उसके मतलब जाहिर है कि ससुराल वालों के द्वारा, और उस पर भी किसी की कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, और कैसे लोग अ, इसको बहुत सामान्य ढंग से स्वीकार कर लेते हैं उसको। और बड़ी कह सकते हैं कि बड़ी प्रवाहपूर्ण भाषा भी है, चुभती भी है वो भाषा। अगर आप मानवीय हैं, अगर आप में मनुष्यता है, तो लगता है कि देखिए ना, इसी समाज में ये सब भी होता है, और हम कई बार हम लोग जानते हैं कि समाज में हो रहा है और कुछ कर नहीं पाते हैं। कुछ भाई के प्रति भी है, भाई जैसा जो सुभाष है, उसके प्रति भी बहुत आदर है, बहुत स्नेह है इस पुस्तक में। और बहुत सारी चीजें, अपने पति मुकेश को उन्होंने बार बार इसमें याद किया है। और वो अध्यापक हैं, वाणिज्य के, कॉमर्स के अध्यापक हैं, उनके पति दिल्ली विश्वविद्यालय में। तो वो सब है। जेएनयू का बड़ा जेएनयू के मतलब स्याह और सफेद दोनों पक्ष भी इसमें हैं। जाति को लेकर जो कष्ट झेले वो भी, और जो बहुत अच्छे पक्ष जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में उनको मिले, जहाँ से उन्होंने अपने शिखरों को छूना शुरू किया, वो सब इस किताब में दर्ज हैं, और बहुत सुंदर ढंग से दर्ज हैं। अध्यापक होने का क्या गर्व होता है, अपने स्कूल टीचर जब थी ये चंडीगढ़ में, उन दिनों को याद किया है, और कैसे स्वाभिमान से समझौता नहीं किया। तो ये सब है, सामाजिक क्रूरताओं को बार बार दिखाया है इसमें। तो कह सकते हैं कि इस किताब को पढ़ करके आप हरियाणा के बारे में नहीं, एक तरह से पूरी भारतीय सामाजिक संरचना के बारे में बहुत कुछ ऐसा जान सकते हैं जो शायद आप नहीं जानते होंगे। कैसे दलित समाज के भीतर के लोग भी अ, अपने से जो श्रेणीबद्धता में थोड़े नीचे हैं, उनके साथ कैसा आचरण करते हैं, इसका भी एक संदर्भ जेनू के ही प्रसंग में उन्होंने किया है। तो हुँ, यह हुँ, भी हुँ।
यह भी देखने लायक चीज है, पढ़ने लायक चीज है। तो मुझे तो बहुत महत्वपूर्ण लगी ये किताब। मेरे पास पहले आ गई थी और इसे मैंने कम से कम 2 बार तो पढ़ा ही, और कई जगहों पर मैं रुका, कई जगहों पर मुझे लगा कि ये चीजें कैसे बदलेंगी। अब भी शायद उस तरह नहीं बदल पाई हैं जैसे इनको बदल जाना चाहिए। आगे कौशल जैसी बहुत सारी जो लड़कियां, स्त्रियां आगे आए, उनको इस तरह का कोई अवरोधक ना मिले, इस तरह की हुँ। रुकावटें ना मिलें। ये कैसे होगा? तो कम से कम यह किताब अपने पाठकों को सोचने और समझने का आ, एक विषय भी देती है। इस ढंग से भी ये महत्वपूर्ण है और साहित्यिक कृति के रूप में महत्वपूर्ण है। मैंने कई दलित आत्मकथाएं पढ़ी हैं और गैर हुँ। दलित आत्मकथाएं भी पढ़ी हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि की भी आत्मकथा पढ़ी, और भी कई जो दलित रचनाकार हैं समकालीन, उनकी पढ़ी हैं। मराठी के भी दलित रचनाकारों की पढ़ी हैं। मुझे वो सब बहुत अच्छी लगती रही हैं, लेकिन ये बहुत ईमानदार आत्मकथा मुझे लगी। कहीं कोई पर्दा नहीं है इसमें, ये सबसे बड़ी बात। सर, जैसा कि आप कह रहे थे, हालाँकि मैं जो चीज़ पूछना चाह रहा था, आपने उससे पहले वो चीज़ बताई, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि उसको थोड़ा-सा विस्तार दें। आप दर्जनों किताबें प्रतिदिन, हफ़्ते में पढ़ते हैं। देश के जो भी प्रबुद्ध वर्ग हैं, उनकी जैसे ही किताब प्रकाशित होती है, सबसे पहले आप तक पहुँचाई जाती है कि उसकी एक समीक्षा आपके माध्यम से हो सके। कई किताबों के माध्यम से हमने अपने कार्यक्रमों में चर्चा की है, लेकिन आपके हाथ में है कौशल पवार जी की किताब, जो कि एक दलित लेखिका हैं, महत्वपूर्ण लेखिका हैं, और हमने पिछले 1-2 वर्षों में बहुत सी किताबों पर चर्चा की है, लेकिन इस किताब को साहित्यिक कृति के साथ-साथ इसकी उपस्थिति समाज के लिए क्यों ज़रूरी बन जाती है, ये आप बड़ी बारीकी से समझा चुके हैं। लेकिन एक साहित्यिक कृति के रूप में इसका महत्व और साहित्यिक कृति की वो कौन-सी विशेषताएँ हैं जो आत्मकथा के रूप में इसमें आई हैं? आम तौर पर आत्मकथा को हम लोग व्यक्ति के एक निश्चित तय तय उम्र के बाद सोचते हैं कि एक वृद्धावस्था के आस-पास या उसके चले जाने के बाद ही कोई लिखता या कहता या बोलता है। जब कोई व्यक्ति अपनी आत्मकथा लिख रहा है, तो उस आत्मकथा का प्रारूप, उस आत्मकथा की किस प्रकार की भूमिका होती है और उसे समझने वाले के लिए क्या आवश्यक है? सर। अच्छी बात कही आपने। सामान्यतः हमने जो हिंदी की आत्मकथाएं पढ़ी हैं वो बड़ी उम्र में आने के बाद लिखी गई। कुछ कुछ को छोड़ दें अगर, हुँ। जो युवा अवस्था में या प्रौढ़ावस्था में लिखी गई हैं। निश्चित तौर पर कौशल ने अपेक्षाकृत देखेंगे तो युवा अवस्था में ये किताब लिखी है, ये आत्मकथा लिखी है। उसका कारण यही है कि क्या होता है ना कि कोई भी कृति आप तभी लिखते हैं जब आपके पास लिखने का अनुभव होता है। हाँ, उतनी स्मृतियां होती हैं जिन्हें आपको लगता है कि इसे आप साहित्यिक रूप से दर्ज कर सकते हैं। तो कौशल के जीवन में वो स्मृतियां हैं जिन्हें वो साहित्यिक कृति के रूप में दर्ज कर सकती थी, उसे साहित्यिक कृति बना सकती थी। और उन्होंने अपनी कविताओं में भी बनाया, उसे कहानियों में भी बनाया, और बहुत ईमानदारी के साथ आत्मकथा में भी उसे रख दिया। आत्मकथा का महत्व यही होता है कि एक, ठीक है कि एक साहित्यिक कृति के एक टेक्स्ट के रूप में उसे पढ़ा जा सकता है, उसकी कथात्मकता, उसकी घटनाएं, तमाम चीजें जो पाठक होता है उसे प्रभावित करती हैं। लेकिन जैसा मैंने शुरू में कहा कि आत्मकथा का एक महत्व यह भी होता है कि वह किस प्रकार जिस समय वो प्रकाशित हो रही है उस समय के सामाजिक, सांस्कृतिक और किसी हद तक राजनीतिक सोच को वो प्रभावित कर पाती है या नहीं कर पाती। अगर वो सिर्फ व्यक्तिगत दस्तावेज है एक सफल आदमी का, हुँ। तो उसका कोई बड़ा महत्व नहीं रह जाता है यह जानने के सिवा कि कैसे कैसे वो बढ़ा। लेकिन यदि यह व्यक्तिगत दस्तावेज के साथ एक सामाजिक सांस्कृतिक दस्तावेज भी हो, तो उसका महत्व थोड़ा अलग हो जाता है, थोड़ा विशिष्ट हो जाता है। जो दलित साहित्य में आत्मकथाएं आई हैं, या जो स्त्री रचनाकारों की आत्मकथाएं आई हैं, गैर दलित स्त्री रचनाकारों की भी, उनका महत्व सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टि से, बदलाव की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है।
इनको पढ़ते हुए, इनको देखते हुए मैं बार बार जिस शब्द का इस्तेमाल करता हूँ, साहचर्य के नए सौंदर्य शास्त्र की जो प्रस्तावना बनी है, उसकी समझ भी विकसित हो सकती है पाठकों में, खासकर पुरुष पाठकों में, और स्त्री पाठकों में भी जो एक बहनापा है, वास्तविक बहनापा, कि सिर्फ चर्चा करके न रह जाएं, जहां कष्ट हो वहां आवाज उठाएं, वो बात आ सकती है। तो मेरे लिए, मैंने जैसा शुरू में ही कहा कि एक साहित्यिक कृति के रूप में भी और एक सामाजिक सांस्कृतिक दस्तावेज के रूप में भी यह कृति महत्वपूर्ण है, यह आत्मकथा महत्वपूर्ण है, और इसके लिए मैं कौशल पवार को बधाई देता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि कुछ एक वर्ष बीतने के बाद वो अपनी आत्मकथा का दूसरा भाग भी लिखेंगी, जिसमें शायद ऐसी चीजें आएंगी जो लोकतंत्र और समाज के सकारात्मक पक्ष उनके जीवन में आए होंगे, उनका रेखांकन होगा उसमें, क्योंकि वो भी उनका अनुभव होगा, वो भी उनका अनुभव। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर। रश्मि सिंह जी हैं जो लिख रही हैं कि सबसे पहले उन्होंने प्रणाम कहा है, साथ में वो लिखती हैं कि प्रख्यात नृत्यांगना इज़ाडोरा डंकन की आत्मकथा आपसे वो सुनना चाहती हैं। तो भविष्य में मुझे लगता है कि सर इस किताब करेंगे, पर, इस विषय पर भी अपनी करेंगे, नज़र डालेंगे। करेंगे, और करेंगे। सर जो किताब अभी आप जिस प्रकार से चर्चा कर रहे थे, यदि कोई उस किताब को पढ़ता है, उसके आकर्षण के लिए आपने बहुत सारी चीज़ें बताई, आपने वंचना की बात की, जिस तरह से सामाजिक, सांस्कृतिक रूप से लोग टूटते चले जाते हैं, वहाँ कौशल पवार जी खुद को ढालने का काम करती हैं। और आम तौर पर जब एक बार कोई स्कूल शिक्षक बन जाए, तो उसकी उम्मीदें खत्म हो जाती है कि अब मुझे महाविद्यालय या विश्वविद्यालय की तरफ का रुख नहीं करना है। लेकिन इनके जीवन का संघर्ष लगातार दिखाई दे रहा है, और वह संघर्ष की एक जीती जागती मिसाल के रूप में हमारे सामने उनकी आज की यह किताब है, जिस पर कि आदरणीय सर ने चर्चा की, बवंडरों के बीच। सर कोई और ऐसी बात जो आप इस कार्यक्रम के तहत रखना चाहें, और उसके बाद फिर हम चर्चा को विराम देते हैं। नहीं, बस यही है कि जो पाठक हैं वो जरूर पढ़ें इस किताब को, और मुझे लगता है कि इस किताब को पढ़कर वो अपने भीतर संपन्नता का अनुभव करें। बिल्कुल। और एक अच्छी चीज़ इस किताब के भीतर से निकल कर के आई, जिसका सर ने शुरुआत में ज़िक्र किया कि आज तक आम तौर पर सर आपने इतनी किताबें पढ़ी हैं, देखी हैं, आपका अनुभव बहुत बड़ा है। क्या आपने आज तक कभी किसी माँ-बाप की तस्वीर को या अपने रिश्तेदारों की, अपने बहुत करीबी की तस्वीर को इस तरह से किताब के आवरण पृष्ठ पर देखा है? अ, बहुत कम होता है ऐसा, बहुत ही कम होता है ऐसा, और वो बहुत पारिवारिक किस्म की जब किताबें आती हैं तभी इस तरह की चीज जी, उसमें बनती है। आत्मकथाओं में अंदर के पृष्ठों पर तो रहती हैं किताबें, संस्मरण की किताबों में अंदर के पृष्ठों पर तो चित्र रहते हैं। ममता कालिया की जो किताब पिछले दिनों हम लोगों ने चर्चा की थी, इलाहाबाद वाली भी, और रविंद्र कालिया पर केंद्रित, उन सब में वो तस्वीरें थी, सब कुछ है। लेकिन ये तो सचमुच है कि ये उसमें ऊपर है, और इससे पता चलता है, हाँ, इससे लगता है कि इस आत्मकथा में और माँ बाप का क्या रोल है जीवन में, वो सब इसमें बिल्कुल। रेखांकित। और जिस तरह से इसका आवरण पृष्ठ उसके बवंडरों के बीच में अपने आप को एक निखारती और बनाती हुई तस्वीर उन्होंने दिखाई हुई है। जीवन कुछ इसी तरह से, इसी संघर्षों के बीच से निकल करके हमें संघर्षों से सफलता तक की सीख दे करके जाता है। आज का यह कार्यक्रम किताबी होकर के भी प्रेरणात्मक अधिक रहा, और कौशल पवार जी को हम बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई देते हैं, और उनके अगले अंक की प्रतीक्षा में भी, जैसा कि सर ने कहा कि वे इसके अगले अंक के, इसकी आगे की कहानी हम तक पहुंचाएंगे, जिसे कि हम जरूर चर्चा में लाएंगे। सर आज द न्यू भारत के साथ एक बार पुनः टीएनबी किताब शनिवार की प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव के साथ कार्यक्रम में आपने अपना कीमती समय दिया, और एक और किताब पर हमने चर्चा की, बवंडरों के बीच, कौशल पवार जी की किताब। आपका बहुत शुक्रिया सर। मिलते हैं। आपका। जी सर, मिलते हैं कल एक नए विषय और नए कार्यक्रम के साथ। तब तक आपसे विदा ले रहे हैं। आज वर्ष का अंतिम दिन है, कैलेंडर का अंतिम दिन है, और 2022 को यहीं पर रोक करके जा रहे हैं। यकीनन 2022 में बहुत खोया और बहुत कुछ पाया होगा हम सभी ने। क्या खोया, उसके गम को छोड़ करके कल एक नई शुरुआत करें।
उत्साह, उमंग के साथ दिन की शुरुआत, जीवन की शुरुआत करें। बहुत सारे रेज़ोल्यूशंस हर कोई लिखेंगे, बहुत सारी चीज़ें लिखेंगे, लेकिन उन कस्मों, उन वादों को अपने आप से करिए, जिन्हें आप पूरा करने की ताकत रखते हैं या जिन पर विश्वास है कि आप पूरा कर पाएँगे। तो आप सभी को 2022 के इस वर्ष के अंतिम पहर की अंतिम अलविदा कहने का वक़्त आ गया है, लेकिन कल फिर मिलेंगे एक नई उम्मीद के साथ, नए विश्वास के साथ, और चर्चाओं का सिलसिला द न्यू भारत पर जारी रहेगा। खुशी है 28 जून 2020 से शुरू हुआ सफ़र जारी है और आगे भी जारी रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद। जय जय हिंद।